हेलो एवरीवन। सेकंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री में हमारी यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स चल रही थी, जिसकी हम 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 4th क्लास स्टार्ट करते हैं। 3 क्लासेस में हमने प्रसार कार्य तक पढ़ लिया था। हमने कल की क्लास में प्रसार कार्य के बारे में पढ़ा था। प्रसार कार्य के बारे में पढ़ा था। प्रसार कार्य में हमने क्या देखा था, जब हम एक सिलेंडर लेते हैं जिसमें आधा सिलेंडर भरी हुई है और वो भारहीन और घर्षणहीन पिस्टन लगा हुआ है इस पर। अगर हम इस पर अनंत सूक्ष्म एफ बल आरोपित करते हैं तो एफ बल आरोपित क्यों किया गया है? क्योंकि अगर अब ठीक है, देखो क्या था। प्रसार कार्य में हमने देखा था कि प्रसार कार्य की मैं एंड जो रिजल्ट था वो देखते हैं। देखो रिजल्ट में क्या आया था, dw इक्वल्स टू पीडीवी और फिर हमने क्या किया था, अगर आयतन v1 से v2 हो जाता है तब आ रहा था w इक्वल्स टू p डेल्टा v। एक मिनट, ठीक है। अभी देखो हमने क्या किया था, इस वाली कंडीशन में आयतन v1 से v2 हो जाता है तो w बराबर क्या आ रहा था, v1 से v2 तक समाकलन pdv, ये आ गया था। फिर हमने कंडीशंस लगाई थी। कंडीशन फर्स्ट ये थी, यदि प्रतिरोधी दाब स्थिर हो, हमने क्या किया था, p को कांस्टेंट किया था, इसको कांस्टेंट किया, ये बाहर आ गया, फिर आगे जाके सॉल्व किया तो उस कंडीशन में w किसके बराबर हो गया, p डेल्टा v। सेकंड कंडीशन थी, जब प्रतिरोधी दाब शून्य हो, दाब शून्य शून्य, अब अगर इसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी तो इसकी वैल्यू शून्य होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसका मतलब है जब प्रतिरोधी दाब, इसका मतलब ये है जैसे पिस्टन है, ये पिस्टन है, इसके ऊपर से कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, दाब नहीं लगाया जाए तो क्या होगा, ये पिस्टन गैस जो आदर्श गैस भरी हुई है उसके गैस के दबाव के कारण ये लगातार ऊपर उठता चला जाएगा जब तक इसमें कैपेसिटी है, इस पर दाब लगेगा। तो उसका मतलब है गैसों का कैसा होगा, मुक्त प्रसार होगा। ओके, अब इसके बाद थर्ड कंडीशन थी, जब आयतन स्थिर हो। आयतन स्थिर होने का मतलब है कि जब आयतन स्थिर होता है, आयतन स्थिर का होने का मतलब है कि कोई कार्य ही नहीं हुआ। कार्य कौन सी कंडीशन में कार्य हो रहा था, जब आयतन v1 से क्या हो जा रहा था, v2। जब आयतन v1 से v2 हो जा रहा था तो पॉसिबिलिटी थी कि कार्य हो रहा है। जब आयतन ही कांस्टेंट है इसका मतलब कार्य नहीं हो रहा, तो w बराबर 0। ये था प्रसार कार्य। प्रसार कार्य में क्या हो रहा था, प्रसार कार्य में ये सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर कार्य हो रहा था, ठीक है। लेकिन संपीड़न कार्य में क्या होगा, सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर वर्क होगा। कैसे वो देखते हैं। अब संपीड़न कार्य देखते हैं। संपीड़न में अपने परपार्श्व द्वारा तंत्र पर कार्य किया जाता है। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने एक कंटेनर लिया, सिलेंडर लिया, ठीक है, इस पर पिस्टन लगा दिया, ठीक है। जैसे इस पर पिस्टन लगाया, अब संपीड़न हो रहा है। इसका मतलब है, संपीड़न का मतलब है कि पिस्टन नीचे की ओर दबाया जा रहा होगा। अभी इस स्थिति में आते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, हम मानते हैं यहाँ v1 है और यहाँ क्या हो रहा है, v2, या फिर मान लें ये v1 है, v1 से क्या हो गया है, v2 हो गया है, ठीक है।
इसमें वही आइडियल गैस लिखी हुई है। देखो अब क्योंकि ऊपर से इस पर दबाव लगाया जा रहा है तो इसका मतलब है सराउंडिंग के द्वारा किस पर कार्य किया जा रहा है, सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है। संपीड़न में क्या होता है, सराउंडिंग द्वारा सिस्टम पर काम किया जाता है, जबकि प्रसार कार्य में क्या होता है, सिस्टम द्वारा सराउंडिंग पर कार्य किया जाता है। ओके, अब अगर हम इसकी वैल्यू की गणना करना चाहें तो वो प्रसार कार्य के आधार पर ही होती है, प्रसार कार्य के आधार पर ही होती है। बस अंतर क्या होता है, संपीड़न कार्य में प्राप्त कार्य नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि जो प्रसार कार्य में काम किया गया था उसका विपरीत काम किया जा रहा है इसमें, इसलिए इसकी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हो गया संपीड़न कार्य। बस संपीड़न कार्य में याद रखना है W इक्वल्स टू नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हमने शून्य नियम पढ़ा था, शून्य नियम में बताया था मैंने, सबसे पहले ऊष्मागतिकी का शून्य नियम में पढ़ा चुकी हूँ, जीरो लॉ, उसमें बताया था ए बी अगर तापीय साम्य, देखो क्या बताया था मैंने, ए सी के साथ तापीय साम्य में है, बी सी के साथ तापीय साम्य में है, तो ए बी भी आपस में तापीय साम्य में होंगे। बस ये था फर्स्ट लॉ। अब उसके बाद सेकंड लॉ आता है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में पढ़ें तो इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। क्या इसके अनुसार ऊर्जा संरक्षण का नियम कहने से मतलब है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, ना उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ऊर्जा संरक्षित रूप में रहती है। कर क्या सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बताता है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊष्मा को ना तो खत्म कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। यह है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित है, अर्थात किसी भी प्रक्रम के बाद तंत्र, जिसे हम कह सकते हैं सिस्टम, तंत्र व परिपार्श्विक, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सराउंडिंग, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित होती है। कुल ऊर्जा निश्चित होने का मतलब क्या है कि कोई प्रक्रम हो रहा है, उस प्रोसेस में, उस प्रक्रम में तंत्र व परिपार्श्विक, कोई प्रक्रम है तो उसमें
एक तंत्र होता है, तंत्र के चारों तरफ का ब्रह्मांड का वहभाग जिसपे हम कोई क्रिया कर रहे हैं वो क्या है, तंत्र। उसको छोड़कर परिपाश, और दोनों की सीमा क्या है, बाउंड्री होती है। तो हमें किसी प्रक्रम से संबंधित तंत्र व परिपाश के बारे में पढ़ना होगा। तो तंत्र व परिपाश के मध्य कुल ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। कुल ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। इसका कहने का मतलब है, अगर ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा के बारे में बात करें तो वो निश्चित होती है। अर्थात कोई प्रक्रम, अगर कोई प्रोसेस हो रही है, कोई प्रक्रम संपन्न हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर तंत्र की ऊर्जा में कमी हो रही है तो परिपाश की ऊर्जा, और परिपाश की ऊर्जा में कमी हो रही है तो तंत्र की ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन परिवर्तन वही रहता है, शून्य। कुल ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, शून्य। एक में परिवर्तन तो दूसरे के सापेक्ष उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि U1 ऊर्जा वाले तंत्र को Q ऊष्मा देने पर उसमें कार्य W करवाया जाता है, करवाया जाए तो लिखते हैं, जाए तो U2 ऊर्जा में पहुंच जाता है। कहा गया है कि कोई तंत्र है, उस तंत्र में हमें उस तंत्र को, कोई तंत्र है U1 ऊर्जा वाला तंत्र है, उस तंत्र को हमने Q ऊष्मा प्रोवाइड की, तो Q ऊष्मा ग्रहण करके वो कौन से ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा, U2 ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। उसकी ऊर्जा स्तर में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, U2 ज्यादा होगा किससे, U1 से। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर किससे पता लगा देंगे, Q माइनस W। तो क्या आ जाएगा, Q माइनस W। ठीक है, Q माइनस W करेंगे तो क्या हम डेल्टा U की वैल्यू पता लगा सकते हैं। इसमें Q क्या है, प्रदान की गई ऊष्मा, W क्या है, किया गया कार्य, और डेल्टा U क्या है, VF माइनस VI। ठीक है, VF माइनस VI या V2 माइनस V1। अब ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम केवल ये बताता है, ऊष्मा नियम के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षित रूप में होती है, उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित होती है। अर्थात कोई प्रक्रम होने के बाद तंत्र व परिपाश के मध्य कुल ऊर्जा परिवर्तन कैसा होता है, शून्य होता है। इसके अलावा यदि किसी U1 ऊर्जा वाले तंत्र को Q ऊष्मा देने पर उसमें W कार्य किया जाएगा, तो उस कंडीशन में दोनों द्वितीय ऊर्जा स्तर व प्रथम ऊर्जा स्तर का अंतर Q माइनस W के बराबर होगा, अर्थात डेल्टा U बराबर Q माइनस W। आगे देखते हैं, Q माइनस W। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोई तंत्र है या फिर कोई सिस्टम है, अगर उस तंत्र के द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाएगी, तो उस कंडीशन में Q बराबर होता है पॉजिटिव, और अगर उत्सर्जित की जाती है तो उस कंडीशन में Q बराबर क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो आपको याद रखना है, अगर कोई तंत्र ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर उत्सर्जित कर रहा है तो उस कंडीशन में Q बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। या मुक्त कर रहा है तो उस कंडीशन में Q बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट देखो,
नेक्स्ट पॉइंट है कि तंत्र द्वारा कार्य करने पर W का मान एक बार होता है पॉजिटिव, एक बार होता है नेगेटिव। कब? हमने क्या देखा था? जब प्रसार हो रहा था उस कंडीशन में तो पॉजिटिव था, और जब संपीड़न हो रहा था तो उस कंडीशन में क्या था? नेगेटिव। प्रसार होने के दौरान क्या हो रहा था? तंत्र के द्वारा परिपार्श्व पर कार्य किया जा रहा था। किस पर काम किया जा रहा था? परिपार्श्व पर काम किया जाता। जबकि संपीड़न में क्या था? परिपार्श्विक के द्वारा किस पर काम किया जा रहा था? तंत्र पर कार्य किया जा रहा था। तो आपको याद रखना है, जब प्रसार कार्य होता है अर्थात तंत्र के द्वारा परिपार्श्व पर कार्य कब होता है? अर्थात जब W का मान पॉजिटिव होता है उस कंडीशन में प्रसार होता है, या फिर तंत्र के द्वारा परिपार्श्व पर कार्य किया जाता है। और इसका विपरीत क्या होता है? जब W बराबर नेगेटिव होता है। अब इसके बाद है इसी के अंतर्गत आंतरिक ऊर्जा। एक टर्म है आंतरिक ऊर्जा। ये आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? अब मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूं कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन का मतलब क्या है? ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। चलो आंतरिक ऊर्जा के अवस्था फलन के कैरेक्टर्स को बताने से पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा के बारे में लिख रही हूं मैं। किसी तंत्र में उपस्थित पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, घूर्णन, कंपन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, घूर्णन कंपन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा आदि को सम्मिलित करके क्या बोला जाता है? आंतरिक ऊर्जा बोला जाता है, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा कोई तंत्र है, किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? किसी तंत्र में उपस्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, घूर्णन कंपन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, तथा इसके अलावा भी कोई ऊर्जा हो, ऊष्मा ऊर्जा, इन सभी का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। तो आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा आप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट मैंने अभी क्या बताया? आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन का मतलब, स्टेट फंक्शन का मतलब है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति कैसे प्राप्त हुई है उस पद पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, उस पद पर निर्भर नहीं करेगा। चलो ठीक है। अब आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। इसका संकेत देखें। संकेत होता है ई, कैपिटल ई या फिर कैपिटल यू। मैंने ये भी बताया था आपको कि जो अवस्था फलन है उसके लिए कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है, और पथ फलन के लिए, पाथ फंक्शन के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका संकेत क्या है? ई या फिर यू। इसे ई या यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक देखें, इकाई देखें, तो इसका मात्रक होगा जूल या फिर किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था मैंने माना है ए, पर ऊर्जा है ई, ए लगा दिया स्ट्रिक्ट में, तथा अंतिम अवस्था बी है। बी पर ऊर्जा माना क्या है? ई बी। तो इस कंडीशन में अगर मुझे डेल्टा ई निकालना है तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बी माइनस ई ए। प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा माइनस
अंतिम अवस्था की ऊर्जा माइनस प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा। तो हम ये देख सकते हैं कि डेल्टा ई अर्थात दोनों अवस्थाओं की ऊर्जाओं में कितना अंतर है, इसके द्वारा हम ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म है अभी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये चैप्टर ही पूरा अभी आधे से ज्यादा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर ही है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसी में देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टर्म है एंथैल्पी। एंथैल्पी या अंतर निहित या पूर्ण ऊष्मा। तो एंथैल्पी क्या, एंथैल्पी को हम अंतर्निहित ऊष्मा या फिर पूर्ण ऊष्मा भी कह सकते हैं। अब एंथैल्पी क्या होती है वो देखते हैं। सबसे पहले एंथैल्पी की परिभाषा लगते हैं। क्या होती है एंथैल्पी की परिभाषा? कि किसी प्रक्रम को स्थिर दाब पर संपन्न कराने के लिए जिस ऊष्मा धारिता, अभी मैं बताऊंगी ऊष्मा धारिता आगे आएगा इसके बाद, जिस ऊष्मा धारिता फलन का, किसी ऊष्मा धारिता फलन का उपयोग किया जाता है उसे एंथैल्पी कहते हैं, उसे एंथैल्पी कहा जाता है। तो क्या होती है एंथैल्पी? किसी प्रक्रम को हमने, कंडीशन क्या है कि किसी प्रक्रम को हमने स्थिर दाब पर संपन्न कराया है। दाब कैसा है? स्थिर है। प्रक्रम, प्रक्रम से आपको ये याद रखना है प्रसार और संकुचन वाली कंडीशन। ठीक है, किसी प्रक्रम को स्थिर दाब पर संपन्न कराने के लिए जिस ऊष्मा गतिक फलन, ऊष्मा धारिता फलन का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। इसे डेल्टा एच के, सॉरी कैपिटल एच के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? कैपिटल एच बराबर होता है ई प्लस पी वी। क्या होता है? ई प्लस पी वी। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो एच बराबर आया हमारा ई प्लस पी वी। अब देखते हैं एच बराबर ई प्लस पी वी आया। अब देखो आगे इक्वेशन फर्स्ट लिख दी। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं एंथैल्पी परिवर्तन। अब क्या कह रहे हैं? एंथैल्पी परिवर्तन के लिए हम कंडीशन कह रहे हैं एंथैल्पी परिवर्तन के लिए। तो हम क्या कह रहे हैं? अभी तो हमने लिया था H इक्वल्स टू ई प्लस पी वी। एंथैल्पी परिवर्तन है तो हम क्या लेंगे? डेल्टा H। ठीक है, अब देखो, या फिर डी एच। देखो अंतर है, क्या करेंगे? आएगा डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा पी वी, या फिर कहते हैं डी पी वी। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको कैसे और लिख सकते हैं? डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस पहला कांस्टेंट, दूसरे का अवकलन या फिर दूसरे का डेल्टा V प्लस दूसरा स्थिर पहले का डेल्टा या फिर पहले का अवकलन। ठीक है, मैथ्स वाले सारे स्टूडेंट जानते हैं और मैं बायो वालों को बता रही हूं, एक पी पहले को स्थिर, दूसरे का अवकलन, दूसरा स्थिर, पहले का अवकलन। ठीक है, अब देखो आगे मैंने इसको रख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने कंडीशन लगाई है, क्या कहा था? स्थिर दाब पर एंथैल्पी। एंथैल्पी किस पर आती है? देखो क्या लिखा था हमने? स्थिर दाब पर किसी प्रक्रम को संपन्न कराना है। कैसे? दाब पर स्थिर। तो लिखो स्थिर दाब पर क्या हो जाएगा? स्थिर दाब पर P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। P इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो डेल्टा P, दाबों का अंतर, क्रमशः दो दाबों का अंतर क्या हो जाएगा? 0, या फिर dp बराबर 0 या डेल बराबर 0, डेल p बराबर 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये 0 हो गया तो आएगा डेल्टा h बराबर डेल्टा e प्लस p डेल्टा v। देखो ये तो हो गया, इट बिकम्स 0,
तो क्या आएगा डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, ऐसे रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ऊष्मागतिकी में लिख रही हूं FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार अकॉर्डिंग टू फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ा है, डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। ये होता है, देखो मैंने आपको बोला था ऊर्जा को हम ई या यू किसी के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो मैं आपको ऊष्मा गति का फर्स्ट नियम पे लेके जाती हूँ। मैंने लिखाया था आपको डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस, आपको याद रखना है कि फर्स्ट प्रथम नियम में ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताया गया और उसके अनुसार जो इक्वेशन निकलती है वो निकलती है, ये डेरिवेट होती है, तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, प्रथम नियम का। तो फ्लॉट के अनुसार इस जगह मैं क्या रख सकती हूँ, यहां पर मैं डेल्टा यू की जगह डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू भी रख सकती हूँ। ठीक है, अब आगे देखो, फ्लॉट के अनुसार डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू हो गया। अब देखो हमने क्या लिखा है, अगर स्थिर दाब पर किया जाने वाला कार्य निकालना है, स्थिर दाब पर किया जाने वाला कार्य निकालना है, तो W बराबर क्या था, P डेल्टा V। अब हमने क्या कह दिया है, स्थिर दाब पर, आप अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखना कि मैंने 3 कंडीशन लिखाई थी, एक स्थिर दाब, स्थिर आयतन वाली। ठीक है, तो उसमें से मुझे स्थिर दाब वाली कंडीशन देखनी। स्थिर दाब पर हमारे लिए W बराबर आया था P डेल्टा V, जू लिख जाता है P डेल्टा V, तो P डेल्टा V लिख दिया। अब आगे देखो, मैंने अगर स्थिर दाब पर मुझे ऊष्मा देखनी है, तो स्थिर दाब पर ऊष्मा, तो स्थिर दाब पर ऊष्मा, ऊष्मा होगी Q, अगर स्थिर दाब होगा तो ले लेंगे QP। ठीक है, स्थिर दाब पर Q बराबर हो जाएगा QP। अतः फ्लॉट के अनुसार, अतः फ्लॉट के अनुसार क्या हो जाएगा, फ्लॉट के अनुसार, फ्लॉट के अनुसार अभी मैंने लिखा था डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो डेल्टा ई बराबर क्यू आया, क्यू क्या है, क्यू पी माइनस डब्ल्यू क्या है, पी डेल्टा वी। इक्वेशन थर्ड, सॉरी ये वाली, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से वैल्यू मैंने प्लॉट में पुट कर दी। जैसी पुट की, देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर, कौन सा मान लेते हैं, इसको मैं इक्वेशन दे देती हूँ 1 2 3, इसको ले लेते हैं, ये हो गया 2 हो गया 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब देखो आगे, अब मुझे डेल्टा ई का मान समीकरण 3 में रखना है। 3 में रखने पर समीकरण 3 देखो, समीकरण 3 क्या है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो मैंने यही तो निकाला है डेल्टा ई, तो इस डेल्टा ई की जगह इस वाली वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच बराबर क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। आ गया, प्लस से माइनस कट, इससे ये कट हो गया, क्या बचा, डेल्टा एच बराबर क्यूपी। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 5। इससे क्या निकलता है रिजल्ट, अर्थात स्थिर दाब पर किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा, कौन सी, स्थिर दाब पर ही तो ऊष्मा, क्यूपी क्या है, स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा किसके बराबर है, एंथैल्पी के बराबर। ऊष्मा एंथैल्पी के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पर फ्लॉट का प्रथम नियम कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट, थोड़ा उसका कुछ भाग कंप्लीट होता है। इसके बाद इसकी कुछ टर्म्स हैं, ऊष्मा धारिता, स्थिर आयतन पर, स्थिर दाब पर, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता, प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ हैंगिंग प्रॉब्लम थी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक को मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करूंगा।